Hello everyone, welcome to my channel. So today we are doing chapter 5, that is physical and chemical change of standard 7 NS Olympiad. तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम कंटिन्यू वीडियो डालेंगे इसके ऊपर। और आपका एग्ज़ाम कब है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए। तो इस पार्ट में हम चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक सॉल्व करने वाले हैं। मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पहले के वीडियोस अगर आपने वॉच नहीं किया है तो आप चैनल में जाके वॉच कर सकते हैं। और उसी के साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो नाइस एक्सप्लेनेशन और एक लाइक तो बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, वन बाय वन इसे अच्छी तरीके से समझते हैं एंड इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू अ केमिकल चेंज। तो इसमें आपको ये बताना है कौन सा केमिकल चेंज है इसमें से, ठीक है। आपको 1 में पूछा है मेकिंग अ फ्रूट सैलेड एंड कीपिंग इट इन द ओपन एयर फॉर 1 आवर। अगर आप फ्रूट सैलेड को कट करते हैं और उसे ओपन एयर में रखते हैं तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये एक केमिकल चेंज होगा, ओके। अब नंबर 2 में बोला है हीटिंग ऑफ अ केमिकल कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज होगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड उससे जनरेट होगा। तो ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, ठीक है। मेकिंग अ पेपर बोर्ड बाय कटिंग द पेपर। तो पेपर बोर्ड बना रहे हो आप पेपर से, तो ये एक फिजिकल चेंज है, पेपर को एक शेप मिल रहा है बट उसमें केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं। नंबर 4 में बोला है कीपिंग एन आयरन नेल इन अ मोइस्ट एयर फॉर अ फ्यू डेज। तो अगर आप आयरन नेल को मोइस्ट एरिया में रखेंगे तो क्या होगा, वो रस्टिंग होगी। और जब रस्टिंग टेक प्लेस होती है तब ऑक्सीजन एंड वाटर का रिएक्शन की वजह से उसमें रस्ट लगती है। तो ये एक केमिकल चेंज है। तो आपको इसमें से बताना है कौन कौन सा केमिकल चेंज है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट दैट अ केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस। तो ये जो आपको फॉलोइंग सेंटेंसेस दिए हैं इसमें डू नॉट रिप्रेजेंट दैट अ केमिकल चेंज मीन्स वो फिजिकल चेंज दिखाएगा, राइट। अ गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो गैस इज प्रोड्यूस्ड ये पूछा है यहाँ पे, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। प्रिसिपिटेशन इज फॉर्म्ड, प्रिसिपिटेशन इज फॉर्म्ड ये भी नहीं होगा। स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ये होगा, बिकॉज सब्सटेंस चेंज हो रहा है तो हमें फिजिकल चेंज है ये, राइट। अ न्यू ऑर्डर इज प्रोड्यूस्ड मीन्स एक न्यू स्मेल प्रोड्यूस्ड हो रही है, तो ये फिजिकल चेंज में नहीं होगा। शेप ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस, तो किसी भी सब्सटेंस का अगर शेप चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज में होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही कहा गया था कि केमिकल चेंजेस आपको नहीं बताना है, इट मीन्स आपको फिजिकल चेंज बताना है, राइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, विच इज फिजिकल चेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है ऑन हीटिंग सल्फर फॉर फ्यू मिनट। सल्फर को अगर आप कुछ मिनट के लिए हीट करेंगे इट मेल्ट, तो ये प्रोसेस 1 है। एंड देन वेपराइज, ये प्रोसेस 2 है। आफ्टर दिस वेपराइज इग्नाइट एंड बर्न विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्रोसेस 3 है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस, तो ये सारी चीज़ों में किस टाइप के चेंजेस हो रहे हैं आपको ये बताना है, ठीक है। अगर आप प्रोसेस 3 को देखेंगे तो ये एक केमिकल चेंज है, अगर आप प्रोसेस 1 और 2 को देखेंगे तो ये एक फिजिकल चेंज है। जाहिर सी बात है हीटिंग करने के बाद मेल्ट होगी सल्फर, राइट। फिर उसके बाद ये प्रोसेस 1 है जो उसके फिजिकल चेंजेस होंगे, फिर वो धीरे धीरे वेपराइज होगा, तो ये फिजिकल चेंज 2 है, राइट। उसके फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। फिर जब वो बर्न हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ सल्फर डाइऑक्साइड,
ठीक है। तो जब वो उसका फॉर्मेशन चेंज होगा, जो है वो उससे चेंज हो रहा है। सल्फर क्या किस चीज में चेंज हो रहा है, क्या स्टेट बदल रहा है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होके वो सल्फर ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो ये प्रोसेस 3 है विच इज द केमिकल चेंज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप केयरफुली। आपको जहाँ यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं आपको इसे अच्छे से वॉच करना है। तो यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब दिखाए गए हैं। पहला टेस्ट ट्यूब में क्या दिखाया जा रहा है, ऑयल है और इसमें कुछ है। दूसरा टेस्ट ट्यूब में सोडा लाइम दिखाया जा रहा है। तीसरा टेस्ट ट्यूब में टैप वाटर दिखाया जा रहा है। PQR इसे नाम दिया गया है। इन विच टेस्ट ट्यूब रस्टिंग आयरन नेल विल नॉट टेक प्लेस। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला सब में ये जो पिन दिखाए गए थे वो ये आयरन नेल है और इसमें सब में आयरन नेल है और उसके साथ पहला टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड वाटर और ऑयल है। अब यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहला टेस्ट ट्यूब का आपको कुछ बता देती हूँ। बॉयल वाटर को जब बॉयल किया जाता है तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो निकल जाता है, कम हो जाता है। ओके, निकल गया। अब उसमें आयरन नेल डाला है तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस तो है नहीं वाटर में। अब उसके ऊपर उसने ऑयल डाला है तो ऑयल डालने की वजह से मतलब वाटर में ऑक्सीजन पास आउट नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें आयरन नेल क्या रस्ट नहीं होगा। नंबर क्यू, अगर आप नंबर क्यू को देखोगे तो आयरन नेल जो है यहाँ पे भी रस्ट नहीं होगा, बिकॉज सोडा लाइम क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है वाटर वेपर को। ठीक है, सोडा लाइम जो है वो वेपर्स को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। तो आयरन को वो नहीं मिलने वाला। आयरन को अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो रस्ट नहीं होगा। जहाँ की यहाँ पे नॉर्मल टैप वाटर दिखाया गया है तो टैप वाटर में ऑक्सीजन है, बाहर से भी ऑक्सीजन पास आउट हो रहे हैं, तो आर में रस्टिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, इन विच टेस्ट ट्यूब रस्टिंग ऑफ आयरन नेल विल नॉट टेक प्लेस बोला है। तो P एंड Q में आयरन नेल रस्टिंग टेक प्लेस नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला है ड्यूरिंग अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द टॉपिक रस्टिंग 3 स्टूडेंट नैना, रोहित एंड महक गेव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबका अपना अपना स्टेटमेंट था और टॉपिक क्या था, रस्टिंग। नैना का कहना था स्टेनलेस स्टील रस्ट मोर क्विकली एज इट कंटेन कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। तो यहाँ पे रोहित का बोलना है सॉल्टी वाटर स्लोज द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन एज इट कंटेन मेनी सॉल्ट। महक का बोलना है डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक इज अ गैल्वेनाइजेशन। तो अब यहाँ पे किसका स्टेटमेंट सही है, लेकिन उसके पहले हम 1 बाय 1 सबका स्टेटमेंट देख लेते हैं। नैना का कहना है स्टेनलेस स्टील रस्ट मोर क्विकली, जबकि ऐसा है कि स्टेनलेस स्टील रस्ट नहीं होता है बिकॉज इसमें मिक्स किए जाते हैं कार्बन मेटल कार्बन मेटल इसमें मिक्स किए जाते हैं जैसे कि क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, जिसकी वजह से ये रस्ट जल्दी नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आयरन की जगह स्टेनलेस स्टील का यूज़ लोग ज़्यादा करते हैं ताकि वो उसमें रस्ट जल्दी नहीं लगता है। अब रोहित का कहना है, तो नैना का कहना रॉन्ग है। ओके, रोहित का कहना है सॉल्टी वाटर जो होता है वो प्रोसेस स्लो कर देता है रस्टिंग का। तो आपको मैं बता दूं रस्टिंग का प्रोसेस को अगर कोई फास्ट करता है वो है सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर में बहुत सारे आयन्स होने की वजह से वो क्या कर देता है, रस्टिंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। ठीक है, और इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। महक का कहना है डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ आयरन ऑन जिंक इज अ गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक चीज गलत है, यहाँ पे महक का बोलना सही था, लेकिन अगर वो
आयरन की जगह जिंक और जिंक की जगह आयरन का यूज करती। डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो ये तीनों के स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन। रोहित एंड महेक आर करेंट, नो। नैना एंड रोहित आर करेंट, नो। नैना इज करेंट, कोई भी करेक्ट नहीं है। तो लास्ट में डी में बोला है ऑल द थ्री आर रॉन्ग, तो ये इसका सही आंसर होगा। ओके, तो मैं इसे टिक मार्क कर देती हूँ। अब हम अचीवर सेक्शन देख लेते हैं। अचीवर सेक्शन में आपको बोला है ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द सब्सटेंस मार्क्ड पी, क्यू एंड आर। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिया गया है पी क्यू। पी जो है वो आपको एक सॉलिड फॉर्म में दिया है, क्यू लिक्विड फॉर्म में है, आर स्टीम फॉर्म में है, और यहाँ पे जो स्प्लिंटर है वो बर्न कर रही है विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, जाहिर सी बात है जो सॉलिड फॉर्म में होगा वो आपका जिंक होगा। ठीक है, और जिंक को जो लिक्विड फॉर्म के साथ मिक्सअप किया गया है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और उससे जो निकल रहा है वो है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ है हम वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में है, और उससे निकल रहा है हाइड्रोजन, क्योंकि जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होता है तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। ठीक है, जब भी एक स्प्लिंटर को उसके सामने लाया जाता है तो वो उसे बर्न करता है विद अ पॉप साउंड। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली। तो यहाँ पे जो वेन डायग्राम दिया है हमें इसे केयरफुली पढ़ना है। केमिकल चेंज 2 में दिखा रहा है, फिजिकल चेंज 1 में दिखा रहा है, फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस 3 में दिखा रहा है। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं? मेल्टिंग ऑफ आइस, नो। ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब, नो। स्टिचिंग ऑफ अ गारमेंट, नो। मेल्टिंग ऑफ आइस, नो। तो यहाँ पे सब नो है, तो केमिकल चेंजेस हो कहाँ रहे हैं? चलिए बताते हैं। स्टिचिंग ऑफ अ गारमेंट में फिजिकल चेंज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको मजाक किया यहाँ पे। स्टिचिंग ऑफ अ गारमेंट इज अ फिजिकल चेंज, जो नंबर 1 यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है। ओके, नाउ अब आपको नंबर 2 में बोला है बर्निंग। ओके, नंबर 2 आपको केमिकल चेंज बताना है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, यस। Bursting of a tire is a chemical change, no, is a physical change. Burning of a matchstick is a chemical change, क्योंकि उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब decomposition of a sugar is a chemical change. Now number 3 में आपको बोला है cutting of a log of wood is a physical change. Crystallization is a physical change, whereas burning of a candle is a physical as well as chemical change. क्यों? क्योंकि burning of a candle is इरिवर्सिबल। ओके, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है नमिता क्लासिफाइड अ फ्यू चेंजेस ऑकरिंग अराउंड अस as shown in the table. चेंज, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, आटा का पीसना। आटा का पीसना केमिकल चेंज है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ग्राइंडिंग ऑफ अ बीट इज अ फिजिकल चेंज, राइट, एंड इट इज रिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ब्रस्टिंग ऑफ अ क्रैकर इज अ केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल है। फॉर्मेशन ऑफ अ क्लाउड इज अ, सही है ये, केमिकल चेंज नो, फिजिकल चेंज yes, and reversible yes. Now germination of a seed is a chemical change,
फिजिकल चेंज नो बोल रहा है यहाँ पे, जबकि होना चाहिए, एंड रिवर्सिबल नो। तो अब ये 1 और 4 जो है ये यहाँ पे गलत है। नाउ अब आपको बोला है विच ऑफ हर ऑब्जर्वेशन आर इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो हमें पता है 1 और 4 जो है वो उसका इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, fill in the blanks by observing the following chemical process are shown in the figure। तो आपको ऑब्जर्व करना है कौन कौन सा केमिकल प्रोसेस है। द गिवन प्रोसेस बिकम फास्टर व्हेन, गिवन प्रोसेस फास्टर हो जाता है व्हेन ह्यूमिडिटी इज डैश एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग अ कोट डैश और बाय डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक डैश ऑन आयरन, जिंक ऑन आयरन होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। ह्यूमिडिटी इज, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ऑफ अ, द गिवन प्रोसेस बिकम फास्टर व्हेन, द गिवन प्रोसेस बिकम फास्टर व्हेन ह्यूमिड is iron plus oxygen can be prevented applying a coat। कौन सा कोट, एंड फिर उसके बाद बाय डिकम्पोजिटिंग अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक ग्रीस और जिंक, इसे अप्लाई करके आयरन की रस्टिंग को आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलके प्लस हाइड्रोजन के साथ मिलके रिएक्ट होगा, ठीक है। और इसे अगर आपको आयरन को आयरन ऑक्सीडेशन से बचाना है, मीन्स रस्टिंग से बचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ग्रीस या जिंक का लेयर लगाना पड़ेगा। समझ में आया, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 20। ड्यूरिंग द साइंस एक्टिविटी मिस प्रभा डेमोस्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट इन द फॉलोइंग स्टेप। तो एक साइंस एक्टिविटी में मिस प्रभा ने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेट किया है। स्टेप 1 में उन्होंने कहा है शी बर्न अ सब्सटेंस एक्स, एक्स को उन्होंने क्या किया है, बर्न किया है ओवर द कैंडल फ्लेम एंड वाइट डैजलिंग लाइट वॉज ऑब्जर्व, ऑल्सो वाइट पाउडरी ऐश वॉज लेफ्ट बिहाइंड। तो उन्होंने एक सब्सटेंस को जलाया है कैंडल के फ्लेम में, तो उसका जो ऐश है वो जब जल रहा था तो वाइट डैजलिंग लाइट ऑब्जर्व किया सबने, और एक पाउडरी ऐश वहाँ पे गिर रहा था जो वो छोड़ रहा था, मीन्स जलने के बाद वो ऐश वाइट पाउडरी गिर रहा था। स्टेप 2 में शी मिक्स द वाइट ऐश फॉर्म्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, फिर उसने क्या किया, उस ऐश को विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स कर दिया। अब उन्होंने क्या किया है, डिप्ड रेड एंड ब्लू लिथमस पेपर इनटू द सॉल्यूशन 1 by 1। तो इसमें क्या करेक्ट है हमें ये बताना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब्सटेंस एक्स है क्या। ये सब्सटेंस एक्स जो है वो मैग्नीशियम है। जब आप उसे जलाएंगे तो एक वाइट डार्जिलिंग लाइट आती है, और ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। आई डोंट नो कौन से क्वेश्चन में सॉल्व किया है, पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। और इससे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं तो वो जो चीज़ देगी वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक बेसिक है नेचर में जो रेड लिथमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में बोला है द सब्सटेंस बर्न इन स्टेप 1 वाज मैग्नीशियम, सही है। द वाइट ऐश फॉर्म्ड इन स्टेप 1 वाज द मैग्नीशियम कार्बोनेट, नहीं। द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इन स्टेप 2 वाज एसिडिक इन नेचर, नहीं, बेस इन नेचर। द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इन बेस 2 टर्न ब्लू लिथमस पेपर रेड, नहीं, रेड लिथमस पेपर ब्लू। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया हो और आपको ईजी भी गया हो। अगर आपको ये इतना हेल्पफुल रहा हो तो आप मुझे नाइस एक्सप्लेनेशन ज़रूर बता दीजिएगा। मैं फटाफट से दूसरे भी वीडियोस जो है आपके साथ फटाफट से शेयर कर दूंगी। एंड ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।